हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। दैनिक भास्कर का संपादकीय है। SIR-2 की घोषणा से यह प्रक्रिया फिर से सुर्खियों में है। नीरजा चौधरी है, जो कि वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार हैं। बिहार चुनाव की गहमा गहमी के बीच प्रशांत किशोर के पश्चिमी बंगाल और बिहार दोनों राज्यों में मतदाता के तौर पर पंजीकृत होने की खबर आई। इससे न केवल प्रशांत किशोर को झटका लगा, बल्कि इसने फिर से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण 2 यानी SIR-2 की ओर ध्यान भी खींचा है। निर्वाचन आयोग द्वारा यह प्रक्रिया अब और राज्यों में कराई जा रही है। बिहार में इस प्रक्रिया के तहत जिन 68 लाख वोटरों के नाम हटाए गए, उनमें से 7 लाख ऐसे थे जिनके नाम एक से अधिक वोटर सूची में दर्ज थे। अब चुनाव आयोग के द्वारा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नवंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच फिर से SIR-2 की घोषणा ने इस कवायद को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। केरल विधानसभा में इस प्रक्रिया के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। पश्चिमी बंगाल में TMC ने राज्य में विधानसभा और नगरीय निकाय के चुनावों से ठीक पहले यह प्रक्रिया कराने के समय को लेकर सवाल उठाए हैं। तमिलनाडु में DMK ने पार्टी के वोटरों को मताधिकार से वंचित करने की आशंका जताई है। इन तीनों ही राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है। वहाँ 2026 में चुनाव प्रस्तावित हैं। उनका यही सवाल है कि चुनाव से ठीक पहले यह प्रक्रिया क्यों की जानी चाहिए। बिहार में भी यही किया गया, असम में भी 2026 में चुनाव है, लेकिन आयोग ने क्या उसे केवल इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ पर भाजपा की सरकार है। बिहार में SIR प्रक्रिया विवादित रही थी, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था और वह अभी भी इसकी संवैधानिकता की वैधता की जांच कर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो SIR-2 में आयोग ने कुछ अच्छे बदलाव किए। मसलन अब फॉर्म भरने की शुरुआती चरण में कोई दस्तावेज नहीं चाहिए, आधार कार्ड सत्यापन दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। नाम हटाने के बजाय नए वोटरों को शामिल करने पर जोर है और सबसे अहम दलों से संवाद किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के पटरी से उतरने के पीछे कारण है तकनीकी और विवरण संबंधी जटिलताएं नहीं है, बल्कि आयोग और विपक्षी दलों के बीच भरोसे की कमी है। निर्वाचन आयोग भी शायद इस स्थिति से खुश नहीं होगा, चाहे इसे सही माने या गलत। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी दल की मदद कर रहा है। जिस तरीके से यह प्रक्रिया पूरी गई है, उसने कई लोगों के दिमाग में संशय पैदा किया है और कई बार सच्चाई से ज़्यादा धारणा मायने रखती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आयोग नए सिरे से पहल कर विपक्ष की सारी शंकाओं को दूर करे, भले वे कोरी कल्पनाएं हो या सत्ता हासिल करने की मंशा से क्यों न व्यक्त की जा रही हो। इससे आयोग पर जनता का भरोसा कायम रहेगा। जरूरत पड़े तो आयोग को बार बार विपक्ष से संवाद करने से भी नहीं हिचकना चाहिए, ताकि उसका कामकाज न सिर्फ साफ सुथरा हो बल्कि वैसा भी दिखे। आखिर ऐसा क्या है जो आयोग को विपक्ष के हर संशय की जांच करने और जवाब देने से रोक रहा है। ऐसा करके आयोग को भले थोड़ा नुकसान हो, लेकिन अपनी विश्वसनीयता बहाल करके उसे बहुत फायदा होगा। फिर भी यदि विपक्ष जिद पर अड़ा रहा तो वह खुद बेनकाब हो जाएगा। यह चुनाव आयोग का दायित्व है कि वह भारतीय नागरिकों की प्रामाणिकता की सूची बनाए, लेकिन अभी तक वह बिहार के मतदाता सूचियों में से गैर भारतीयों की संख्या नहीं निकाल पाया है, जबकि SIR का प्रमुख कारण यही था। विपक्षी दलों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का नजरिया सामने आने वाले SIR के अगले चरण को रोक देना चाहिए। यह तर्कसंगत भी लगता है। दूसरा सुझाव यह है कि SIR को टुकड़ों टुकड़ों में कराने के बजाय क्या एक ही चरण में पूरे देश में नहीं करा लेना चाहिए। कुछ एक राज्यों में यह प्रक्रिया कराने से सिर्फ संशय ही पैदा होता है, नए सिरे से सभी दलों में चर्चा में इससे में मददगार हो सकती है। आखिरकार लोकतांत्रिक
शिष्टाचार ही परस्पर संवाद को कायम रख सकता है और हमारे लोकतंत्र की चुनौतियों का हल निकालने के लिए अपेक्षित भी है। अगला दैनिक जागरण का ये संपादकीय है, आवश्यकता है मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण। ये भी ये पन्ने से हम पढ़ा है। ये भी दैनिक जागरण में ये राइटर हैं डॉक्टर हरवंश दीक्षित, जो कि लेखक तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के विधि संकाय में डीन है ये। तो चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इस घोषणा के साथ ही विपक्षी दलों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया। विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल पर बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं यानी विशेष रूप से अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों के नाम सूची से हटाने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पुनरीक्षण के दौरान आधार कार्ड या दस्तावेजों की मांग से कई लोग मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। इसलिए यह मानना और भेदभावपूर्ण है कि पुनरीक्षण के लिए दी गई सीमित समय सीमा को लेकर भी आपत्ति है। कुछ लोगों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के सत्यापन के लिए दिया गया कम समय प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बना सकता है, जिससे वास्तविक मतदाता छूट सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार दिया गया है। 324 क्या कहता है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का अधिकार होता है और चुनाव आयोग इसके लिए मतदाता सूची को लगातार पुनरीक्षित करता रहता है ताकि नए मतदाता को नाम जोड़ सके और जो मतदाता नहीं रहे हैं, जो लोग जो मृत्यु हो गई इनकी, उनको हटाया जा सके। तो सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मी चरण सेन बनाम AKM हसन 1985 के मामले में स्पष्ट किया था। सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा केस आया था? लक्ष्मी चरण सेन बनाम AKM हसन 1985 का मामला था। तो मतदाता सूची का पुनरीक्षण निरंतर चलने रहने वाली एक प्रक्रिया है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। यह अनवरत चलती रहती है। तो वयस्क मताधिकार वाली लोकशाही मूल सिद्धांत है। वयस्क मताधिकार है ना, हमारी लोकशाही लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है और संविधान के अनुच्छेद 326 में उल्लेखित है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे और प्रत्येक भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है विधानमंडल के द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है और वोट देने का पात्र होगा। अनुच्छेद 326 में दिए गए अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 बनाया था। 326 में जो अधिकार दिए गए उसके लिए कौन सा अधिनियम बनाया है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। इस कानून में मतदाता सूची को तैयार करने के संबंध में व्यापक उपबंध है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16(1)(a) में कहा गया है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं किया जा सकेगा। इसे स्पष्ट करते हुए धारा 16(2) में कहा गया है कि यदि ऐसे किसी व्यक्ति का नाम जो भारत का नागरिक नहीं है यदि मतदाता सूची में पंजीकृत भी कर लिया गया है तो उसका नाम मतदाता सूची से निकाल दिया जाएगा। चूंकि किसी मतदाता का नाम देश में किसी एक स्थान पर ही पंजीकृत हो सकता है, इसलिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह इस स्थान का सामान्यतः निवासी हो जहां पर उसका नाम हो। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 इसकी विस्तार से व्याख्या करती है और इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में घर होने मात्र से ही कोई व्यक्ति वहां सामान्यतः निवास नहीं मान लिया जाएगा। क्या बोला है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में घर होने मात्र से ही कोई व्यक्ति वहां का निवासी नहीं मान लिया जाएगा, अपितु कुछ अपवादों को छोड़कर उसे यह भी साबित करना पड़ेगा कि यह व्यावहारिक रूप से उसी निर्वाचन क्षेत्र में निवास भी करता है। और धारा 21 के अंतर्गत मतदाता सूची का पुनरीक्षण करते समय जमीनी स्तर पर ये अधिकारियों को सुनिश्चित करना होता है कि मतदाता भारत का नागरिक हो और वह उस जगह पर सामान्यतः निवास करता हो। तो निर्वाचन प्रक्रिया की जीवंतता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है तो मतदाता सूची का पुनरीक्षण लगातार होता रहता है। आवश्यकता अनुसार नए मतदाताओं का नाम जुड़ता रहता है और उन मतदाताओं को नाम हटाया भी जाता है जो भारत के नागरिक नहीं है और सामान्यतः उस निर्वाचन क्षेत्र में निवास भी नहीं कर रहे हैं।
न्यायबोध सुनिश्चित करना लोकशाही का प्रमुख कर्तव्य होता है। अतः मतदाता पुनरीक्षण के मामलों में भी इसे लेकर विशेष सावधानी बरती जाती है। नाम जोड़ते समय या हटाते समय किसी के साथ अन्याय न हो, और इसके लिए धारा 24 में कहा गया है कि यदि कोई मतदाता इस तरह से तैयार की गई मतदाता सूची से असंतुष्ट है तो वह जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य नियत प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकता है ताकि किसी विसंगति को सुधारा जा सके। उसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो अनुच्छेद 326 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का भी विकल्प खुला हुआ है। तो मतदाता सूची के पुनरीक्षण के समय आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों की प्रासंगिकता से जुड़े विवाद लगातार आ रहे हैं, और आधार यानी वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 की धारा 19 में उल्लेखित है। केवल आधार नंबर या उसका प्रमाणीकरण भी किसी व्यक्ति के अधिवास या नागरिकता का स्वतः प्रमाण नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति की नागरिकता को साबित करने के लिए संविधान और नागरिकता अधिनियम की शर्तों को पूरा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर योगेश भारद्वाज बनाम उत्तर प्रदेश 1990 के मामले में सुनवाई में स्पष्ट किया कि वैध रूप से भारत में रहने वाले व्यक्ति ही अधिवासी माने जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति आव्रजन कानून का उल्लंघन करते हुए कहीं पर रहता है तो उस देश का निवासी नहीं माना जा सकता। यह भारत के चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित कर दे कि किसी गैर नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो। इसलिए यदि किसी मतदाता की पात्रता पर कोई संदेह है तो इस संवैधानिक संस्था की जिम्मेदारी है कि उसकी सम्यक जांच करे। यदि ऐसा नहीं होता है तो संवैधानिक निर्देशों का उल्लंघन जैसा होगा। इस प्रक्रिया में मतदाता सूची का पुनरीक्षण केवल औपचारिक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि संविधान के उदात्त उद्देश्यों को पूरा करने का पुनीत कर्तव्य भी है। इसमें यदि किसी भी तरह की चूक या त्रुटि संविधान के अनुच्छेद 14(1)(a) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, अतः हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि इसके पुनरीक्षण में सहयोग करे और यदि कोई शिकायत है तो संविधान और कानून में दिए गए उपबंधों के अनुसार आगे बढ़े। अगला ही बिजनेस स्टैंडर्ड का ये संपादकीय है। मुक्त व्यापार समझौता की क्रियान्वयन की तैयारी। अमित बत्रा है लेखक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान में प्रोफेसर भी हैं। तो भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पूरी होने की अग्रसर है। हालांकि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता जब भी पूरा होगा, विश्व व्यापार संगठन WTO के अनुरूप कानूनी रूप से बाध्यकारी मुक्त व्यापार समझौता नहीं होगा। ऐसे में द्विपक्षीय व्यापार समझौता अनिश्चितता में घिरा रहेगा। इसलिए भारत के लिए निर्यात बाजार में विविधता लाने का लक्ष्य प्रमुख रहेगा। तो FTA जो AFTA होता है ना, तो इस लक्ष्य को हासिल करने में मददगार हो सकता है। ऐसे परिदृश्य में यह बात उत्साह बढ़ाने वाली है कि इस वर्ष के आरंभ में ब्रिटेन के साथ व्यापक AFTA पर हस्ताक्षर करने के बाद यूरोपीय संघ के साथ AFTA तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहरहाल यह बात ध्यान देने वाली है कि AFTA के लाभ केवल तभी पूरी तरह से उठाए जा सकते हैं जब उन्हें सभी साझेदार देशों द्वारा मंजूर किया गया हो। यह तरजीही बाजार पहुंच के प्रावधानों को पूरी तरह लागू किया गया हो। इसलिए महत्वपूर्ण है कि AFTA के हस्ताक्षर और क्रियान्वयन के बीच मिलने वाली अंतरिम अवधि का इस्तेमाल व्यापार संभावनाओं को अधिकतम स्तर पर ले जाने के लिए किया जाए। वस्त्र एवं कपड़ा क्षेत्र को लेकर के खास तौर पर ये प्रासंगिक है। यह क्षेत्र कृषि के बाद देश में रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है और अमेरिका के द्वारा लगाए गए जवाबी शुल्क ने इस पर सबसे अधिक प्रभाव डाला है। इतना ही नहीं, यही वह क्षेत्र है जहां हाल के वर्षों में भारत का निर्यात निराशाजनक रहा है। यह कमजोरी विश्व स्तर पर भी रही है और यूरोपीय संघ और ब्रिटेन की लक्षित FTA बाजार में भी रही है। वर्ष 2010 से 2024 के बीच वैश्विक वस्त्र निर्यात में भारत की हिस्सेदारी मामूली रूप से बढ़कर के कब 2010 से 24 के बीच में 5.2% से 5.8% हो गई है। हालांकि कपड़ा क्षेत्र में जो वैश्विक वस्त्र निर्यात की प्रमुख श्रेणी है, भारत की हिस्सेदारी लगभग 3% के करीब बनी हुई है। यह स्थिति सदी की शुरुआत से है। यह विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि विकासशील देशों ने जो वैश्विक वस्त्र एवं कपड़ा निर्यात का 70% हिस्सा खोल रखते हैं, तो पिछले कुछ वर्षों में अपनी हिस्सेदारी में वृद्धि दर्ज की है। चीन एक दशक से
एक दशक से अधिक समय से दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा एवं वस्त्र निर्यातक बना हुआ है। बांग्लादेश और वियतनाम जैसे विकासशील देशों ने भी इस अवधि में सकारात्मक वृद्धि हासिल की है। दुनिया के कपड़ा निर्यात में वियतनाम की हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 1% से बढ़कर 2010 में 30% हो गई थी और 2024 में इससे दुगनी यानी 6% हो गई है। तो दुनिया के शीर्ष 10 कपड़ा वस्त्र निर्यातक में वियतनाम की निर्यात हिस्सेदारी में सबसे तेज वृद्धि देखी गई है। यूरोपीय संघ का एकीकृत बाजार अमेरिका के बाजार से दुगना है। वहाँ के प्रमुख कपड़ा एवं वस्त्र आयातक जर्मनी एवं फ्रांस में भारत की हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है। इसकी तुलना में चीन इन दोनों देशों में शीर्ष पर है, जब बांग्लादेश ने अपनी हिस्सेदारी 2010 से अब तक 3 गुना अधिक कर ली है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक का सोर्स भी है। और बीते एक दशक में वियतनाम जर्मनी को कपड़ा एवं वस्त्र निर्यात के मामले में शीर्ष 10 सूत्रों में से उभरा है। इसी प्रकार ब्रिटेन में जो वैश्विक कपड़ा और वस्त्र आयात बाजार में 4% से कम का हिस्सेदार है, वहाँ स्रोत देश के रूप में भारत की हिस्सेदारी 2010 से 22 के दौरान 7.8% से कम होकर के 6.3% रह गई है। इसी अवधि में बांग्लादेश ने अपनी हिस्सेदारी 5.8 से बढ़ा करके 14.3% पहुंचा दी है। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के ने यूके के दूसरे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत को अपदस्थ कर दिया है। वियतनाम भी समय के साथ ब्रिटेन के कपड़ा और वस्त्र निर्यात साझेदारों में से 10 में शामिल हो गया है। इसलिए समझना आवश्यक है कि भले ही FTA भारत को तरजीह बाजार पहुंच प्रदान करेंगे, लेकिन वियतनाम को पहले से बढ़त प्राप्त है। उसके यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ FTA 2020 और 21 के से प्रभावी हैं। वास्तव में वियतनाम से प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी, और क्योंकि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन को उसके कपड़ा एवं वस्त्र निर्यात पर शुल्क को शून्य करने की समय सीमा क्रमशः 27 और 28 तक पूरी तरह लागू हो जाएगी। इसके अतिरिक्त वैसे तो ब्रिटेन के FTA में मूल देश के कड़े मूल्य संवर्धन नियम वियतनाम को कुछ हद तक नुकसान में डालते हैं, क्योंकि उसके कपड़ा एवं वस्त्र निर्यात में आयातित सामग्री की मात्रा अधिक है। फिर भी यह भारत के लिए संतुष्ट होने की वजह नहीं होनी चाहिए। व्यापक और प्रगतिशील प्रशांत पार साझेदारी के तहत अधिक लचीले ROO इसमें वियतनाम और ब्रिटेन दोनों सदस्य हैं। कुछ प्रतिशत गैर स्रोत सामग्री वाले आयात को सदस्य देशों की तरजीह बाजार पहुंच की अनुमति देते हैं। इसके अतिरिक्त इन उच्च मानकों वाले गहन AFTA में भागीदारी ने वियतनाम को अपने घरेलू विनिर्माण मानकों को अंतर्राष्ट्रीय नियामक मानदंडों के रूप में ढालने में बढ़त दिलाई है। ये विशेष रूप से यूरोपीय संघ के सततता प्रेरित बाजार में वियतनामी निर्यात को तुलनात्मक रूप से अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। एक अन्य क्षेत्र जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह कपड़ा वस्त्र की वैश्विक मूल्य श्रृंखला में बदलाव। अन्य विनिर्माण क्षेत्रों मसलन इलेक्ट्रॉनिक आदि की तुलना में कपड़ा एवं वस्त्र मूल्य श्रृंखला में अपेक्षाकृत अधिक घरेलू मूल्य संवर्धन रहा है। इस क्षेत्र में भारत का DVA 83.2% है, जो अन्य शीर्ष निर्यातक चीन यानी 89.1% के समतुल्य है, परंतु इसका अर्थ तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा नहीं है। चीन तकनीकी सहायता प्राप्त और सुव्यवस्थित घरेलू एकीकरण के मामले में कपड़े से लेकर परिधान तक की जटिल आपूर्ति श्रृंखला में अग्रणी है। वास्तव में अत्यधिक एकीकृत और बड़े पैमाने पर कुशल उत्पादन प्रणाली ने कपड़ा और वस्त्र कंपनियों के चीन से स्थानांतरण की प्रक्रिया को धीमी कर दिया है। चीन के प्रमुख रिटेल चेन प्लेटफॉर्म जैसे कि जेन और टेमू उपभोक्ता प्राथमिकताओं पर आधारित अपने विशाल डेटाबेस का उपयोग करते हुए मांग का अनुमान लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा चीनी उत्पादन इकाइयों के विशाल नेटवर्क के साथ बैंक एंड एकीकरण स्थापित कर लेने के कारण ये प्लेटफॉर्म कच्चे माल और उत्पादन क्षमता की मांग को अनुरूप समन्वित कर पाते हैं। कुछ लॉजिस्टिक और प्रबंधन प्रणालियों को इस मांग आपूर्ति समन्वय के साथ जोड़कर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम को अपने कपड़ा एवं वस्त्र निर्यात में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए लीड टाइम को कम करने में सफल रहे हैं।
इसकी तुलना भारत का कपड़ा और वस्त्र क्षेत्र विश्व में सबसे लंबी आपूर्ति श्रृंखला में से एक है, जिसमें से किसान से लेकर के अंतिम उपभोक्ता तक कई मध्यस्थ शामिल होते हैं। परिणाम स्वरूप लीड टाइम बढ़ जाता है और लॉजिस्टिक में देरी होती है, जिससे भारत में कपड़ा एवं वस्त्र मूल्य श्रृंखला के उत्पादन में लागत में अधिक आती है और कार्य क्षमता में कमी रहती है। इसके अतिरिक्त लंबे समय से चली आ रही नीतिगत बाधाओं और श्रम बाजार की कठोरताएं इस क्षेत्र को आवश्यक पैमाने पर तकनीकी उन्नयन और कृत्रिम रेशों और तकनीकी वस्त्रों की और वैश्विक मांग के अनुरूप ढलने से रोकती है। ऐसे में अहम बात है कि भारत तेज गति से चल रही AFT वार्ताओं के साथ साथ तकनीकी उन्नयन और वैश्विक मानकों के अनुरूप होने के लिए क्षेत्रगत उत्पादन रणनीतियां तैयार करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।